हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग आपकी मूल विधि की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मूल विधि में भी सबसे पहले हम लोग बीएनएस पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सारी क्लासेस आपको ऐसे पढ़ाऊं ताकि वो आपको आसानी से समझ आ जाएं और आपका कोई भी सवाल ना छूटे। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी क्लास में सिर्फ काम की बातें करेंगे। बीएनएस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं बीएनएस की। हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। बीएनएस से पहले भारत में आईपीसी लागू था और इसका फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड था। कभी कभी क्या होता है कि कभी पीछे से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, इसलिए आपको मैं सारा कवर अप करा के चलूँगा। यानी बीएनएस से पहले भारत में क्या लागू था? आईपीसी, और इसका पूरा फॉर्म था इंडियन पिनल कोड। हिंदी में से भारतीय दंड संहिता कहा जाता था और अब इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस आ गया है। कब से आया है? 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत पर बीएनएस लागू हो गया है। यानी अब जो दंड दिया जाएगा वो बीएनएस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, आईपीसी के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी की शुरुआत की। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की जो शुरुआत है, माफ़ कीजिएगा, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, इसकी जो शुरुआत है वो 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। भारत गुलाम था उस समय इसकी शुरुआत हुई थी आईपीसी की। और जब भारत में इसे आपराधिक कानून के लिए बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया या अधिनियमित किया गया था, वो सन था 1860 का। और उसके बाद 1 जनवरी 1862 से ये पूरे भारत में लागू हो गया था और इसे बनाया था पहले कानून आयोग ने। उसके सिफारिश पर इसे तैयार किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले कानून आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले। अब हम बात कर रहे हैं आईपीसी की। अब इसके सन बाय सन क्रम वाइज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 1834 की। इससे क्या हुआ कि पहला कानून आयोग स्थापित हुआ और ये 1833 का जो चार्टर आपने पढ़ा होगा, संविधान में भी इसको पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग, चार्टर के अकॉर्डिंग इस 1834 में पहले कानून आयोग को स्थापित किया गया। इसके बाद बात आती है 1837 की। 1837 में मैकाले की जो अध्यक्षता है उसमें कानून आयोग ने आईपीसी का पहला मसौदा तैयार किया था। 1850 के आते आते जो मसौदा था वो पूरा हो गया था और 1856 में जो मसौदा तैयार किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, उसे विधान परिषद के सामने पेश किया गया था। आगे चलते हैं। अब 1860 में आ जाते हैं। आईपीसी को 6 अक्टूबर को 1860 में ये कानून पारित कर दिया गया और बॉन्ड्स पिकॉक ने इसमें आवश्यक सुधार किए। इसके बाद 1862 में ये लागू हो गई। इसके बाद 1971 आ जाता है। भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद पहला संशोधन किया गया 1971 में विधि आयोग ने। ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि आईपीसी में संशोधन का सुझाव कब दिया गया भारतीय विधि आयोग के द्वारा, तो वो साल था 1971 का। अब आते हैं 2018। 2018 में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने आईपीसी की धारा 377 और 497 को निरस्त कर दिया। 377 किस लिए थी? अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए, और 497 जार कर्म के लिए। इन दोनों धाराओं को समाप्त कर दिया गया। अब साल आ जाता है 2019। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम हो जाने के बाद आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाती है। यानी जम्मू कश्मीर में पहले आईपीसी लागू नहीं था। तब क्या था? तब था आरपीसी। यानी जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू होने से पहले आरपीसी था, यानी रणबीर पीनल कोड। ये आप याद रखेंगे। इसके हिसाब से वहाँ पर सज़ा का निर्धारण और अपराधों का निर्धारण होता था, आईपीसी से निर्धारण नहीं होता था। पहले जम्मू एंड कश्मीर में 2019 से पहले सजाओं का निर्धारण और क्या सेक्शन लगना है वो सब होता था आरपीसी यानी रणबीर पीनल कोड के अकॉर्डिंग। चलिए अब आगे इसी क्रम में चलते हैं। आगे 2023 में, साल 2023 में आईपीसी को निरसित कर, आईपीसी को समाप्त कर
हमारी BNS भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाती है। आगे चलते हैं। अब कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं आईपीसी की। आईपीसी भारत में आपराधिक अपराधों को परिभाषित और दंडित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता था और इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना और न्याय को सुनिश्चित करना था। आईपीसी में 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी, आप याद रखेंगे। वहाँ से भी सवाल बन सकता है, कंपैरेटिवली सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी अंतर पूछा जा सकता है। अब आते हैं 2024 में सरकार ने आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लागू की है, जिसमें 175 धाराओं को बदल दिया गया है। 18 धाराएं नई जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं ख़त्म की गई हैं। ये आप लिख लेंगे कहीं पर भी, क्योंकि ये बड़े काम का है। चलिए, ये हमने हिस्ट्री जाना आईपीसी का, और तब इसके बाद BNS के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब देख लेते हैं। BNS को समझने से पहले आपको कुछ शब्दों को समझना होगा। वो कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें आपने समझना है, ताकि आईपीसी माफ़ कीजिएगा BNS जो है वो आप बहुत आसानी से समझ पाएँ। इसलिए कुछ शब्दों को हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं वो शब्द? पहले है अपराध, यानी ऑफेंस। किसी भी गैरकानूनी या गलत काम को या कार्य को ये संदर्भित करता है जो BNS द्वारा दंडनीय है। यानी अगर कोई भी गैरकानूनी गलत काम होगा तो वो कहलाएगा अपराध। और अपराध कितने तरह के हैं, इन्हें हम 6 भाग में बांटकर देख सकते हैं, ताकि समझने में आसानी हो कि कैसे कैसे अपराध होते हैं। पहला होता है संज्ञेय अपराध। क्या होता है समझ लेते हैं। ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, मतलब बहुत गंभीर अपराध होते हैं और जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। वो कैसे अपराध होंगे? वो होंगे संज्ञेय अपराध। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, अपहरण और धोखाधड़ी। और संज्ञेय मामले के जो अपराध हैं, इन मामले में पुलिस को FIR दर्ज करना आवश्यक होता है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस जो भी एक्यूज़ हैं, जो भी अपराधी हैं, जो भी अभियुक्त हैं, आप इसको 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप अपराधी भी कह सकते हैं, आप अभियुक्त भी कह सकते हैं, या एक्यूज़ अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो संज्ञेय मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है और FIR दर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तुरंत FIR होगी और बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है। आप बिल्कुल समझ लीजिए इसमें कैसे कैसे हत्या हुआ, बलात्कार, डकैती, चोरी, अपहरण और धोखाधड़ी, इस तरह के अपराध आते हैं। अब आते हैं असंज्ञेय अपराध। आप इन्हें कहीं कहीं पढ़ा होगा, गैर संज्ञेय अपराध। ये अपराध कैसे होते हैं? ये अपराध ऐसे होते हैं जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं और जिनमें पुलिस गिरफ्तारी एकदम नहीं करती, वो अदालत से अनुमति लेती है। सीधे तौर पर इसमें गिरफ्तारी नहीं होती, छोटे मोटे अपराध इसमें शामिल होते हैं। कैसे? जैसे छोटी मोटी चोरी, झगड़ा, मानहानि या लोक शांति को भंग करना। ऐसे अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं। आगे चलते हैं। एक होता है जमानती अपराध। क्या होता है जमानती अपराध, वो भी समझ लीजिए। अभियुक्त को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद अगर वो अपनी जमानत देने के लिए तैयार है तो पुलिस उसे जमानत पर रिहा कर सकती है, यानी थाने से भी जमानत दी जा सकती है। पहले 41 का नोटिस पर छोड़ दिया जाता था, CRPC जब भारत में लागू थी, अब 35C का नोटिस होता है, यानी पुलिस थाने से भी जमानत दे सकती है। ये आप याद रखेंगे। पुलिस को ऐसा करना चाहिए भले ही अदालत में मामले के लिए सुनवाई ना हो। जमानती अपराध में जमानत का अधिकार है, यानी अगर कोई अपराध जमानती है तो सबसे पहले तो पुलिस थाने से ही बेल दे देगी। यदि पुलिस थाने से बेल नहीं देती है, व्यक्ति न्यायालय में जाकर जमानती अपराध में अपना अधिकार बताते हुए जमानत ले सकता है। ऐसे जमानती अपराध होते हैं और इनमें आसानी से जमानत मिल जाती है। ये आप याद रखेंगे, जमानती अपराध। आगे चलते हैं। आगे है गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे तुरंत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता। होता क्या है, तब न्यायालय का विवेक होता है कि न्यायालय उसे जमानत दे या ना दे। पुलिस थाने से बेल नहीं होगी अगर कोई गैर जमानती अपराध है,
उसके लिए न्यायालय ही जाना होगा। या तो अभियुक्त को अरेस्ट करके लेके जाया जाएगा, या फिर अभियुक्त को अगर नोटिस भी दे दिया जाता है, अगर वो 7 साल से कम सजा का अपराध है, तो ऐसे अपराधों में जमानत लेना आसान नहीं होता। और ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि आरोपी को जमानत दें या फिर जमानत ना दें। आगे चलते हैं। अगले होते हैं शमनीय अपराध। देखिए, शमनीय अपराध वे अपराध हैं, मान लीजिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष ने रिपोर्ट करी है, दूसरा पक्ष आरोपी है। अगर दोनों पक्षों में समझौता हो गया है तो न्यायालय की अनुमति लेकर मुकदमे की कार्रवाई को समाप्त किया जा सकता है। ये छोटे मोटे अपराध होते हैं, जैसे आपराधिक विश्वासघात या साधारण उपहति यानी चोट पहुंचाना। अगर छोटी मोटी चोट पहुंचाई गई है, बाद में समझौता हो जाता है, या कोई मानहानि का मामला है, ऐसे मामले जो हैं वो शमनीय मामले के अंतर्गत आते हैं। यह शमनीय अपराध आप उनको कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अशमनीय अपराध को। अशमनीय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें क्या है कि दो पक्षों के बीच समझौता संभव नहीं होता। यदि वो समझौता कर भी लेते हैं, उदाहरण के लिए इसमें मान लीजिए कोई हत्या का आरोपी है और वो जिसने मुकदमा किया है या जो वादी मुकदमा है उसके साथ फैसला कर लेता है, या गंभीर चोट पहुंचाई गई या बलात्कार का मामला है, तो ऐसे फैसले को न्यायालय नहीं मानता और ऐसे अपराधों को अशमनीय अपराध माना जाता है। यह आप याद रखेंगे। चलिए, अभी हमने अपराध को पढ़ा, अपराध के जो कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं, उनको भी हमने देख लिया। अब देखते हैं दंड। दंड क्या होता है? दंड अंग्रेजी में बात की जाए तो पनिशमेंट। दंड क्या है? मान लीजिए कोई अपराध होता है तो अपराध के लिए जो निर्धारित सजा है, जो बीएनएस के द्वारा अब दी जाएगी, उसे कहा जाता है दंड, यानी कि पनिशमेंट। ये बहुत आसान चीज़ है, इसको तो शायद आप पहले से जानते भी हों। इसके बाद धारा। एक बड़ा अंतर मैं आपको बताऊंगा जब आप संविधान पढ़ते हैं और जब आप आईपीसी पढ़ते हैं या बीएनएस पढ़ते हैं। अब तो आईपीसी की जगह बीएनएस है, आप बीएनएस ही पढ़ रहे हैं। धारा यानी कि सेक्शन। बीएनएस में प्रत्येक अपराध के लिए एक विशिष्ट धारा है जो उस अपराध की परिभाषा और दंड के बारे में बताती है। मैं आपको बता दूं, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी अपराधी को पकड़ेंगे तब आप देखेंगे कि उसने क्या अपराध किया है और उस अपराध के अनुसार उस पर कौन सी धारा या कौन सा सेक्शन लगाना है। सेक्शन को ही धारा कहा जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं धारा को ही सेक्शन कहा जाता है। और किस सेक्शन में कितना दंड दिया गया है ये भी आप याद रखेंगे। तो जब भी आप बीएनएस को पढ़ रहे हो तो खुद को आप आधा दरोगा मानकर चलें। आप दिल दिमाग में सोचकर चलें कि मैं ऐसा अपराधी पकड़ता हूँ तो उस पर मुझे कौन सी धारा लगानी है। ऐसे आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर पर कानून। कानून एक नियम है जो किसी समाज या राज्य में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। बीएनएस भी एक कानून है जो भारत में अपराधों और उनके दंडों को परिभाषित करता है। यानी बीएनएस बताता है कि भारत में कौन कौन से अपराध हैं और उनके लिए कौन कौन से दंड दिए गए हैं। ये कहलाएगा कानून। अब बात करते हैं अभियुक्त। एक्यूज या आप आरोपी कह सकते हैं। वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है वो कहलाएगा अभियुक्त। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अपराध करने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई, एफआईआर लिखने के बाद उस पर धाराएं लगाई गई, धारा लगाने के बाद उसको न्यायालय ले जाया गया। अब न्यायालय का काम होगा कि वो इनोसेंट है या फिर गिल्टी, यानी वो बरी किया जाएगा या फिर उसको सजा दी जाएगी, या वो ऐसा कह सकते हैं कि वो अपराधी है या नहीं, ये डिसाइड अब न्यायालय को करना होगा। उससे पहले उसे क्या कहा जाएगा? आप उसे थाने में कहेंगे अभियुक्त, या आप याद रखेंगे। इसके बाद है गवाह, विटनेस। ये वो व्यक्ति है जो अपराध के बारे में जानकारी रखता है और अदालत में अपना बयान देता है, ये पुलिस को अपना बयान देता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? गवाह या विटनेस। आगे चलते हैं, आगे है अभियोजन। अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राज्य किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाता है और उसे दंडित करने का प्रयास करता है। देखिए, मान लीजिए आप चोरी में एक व्यक्ति ए को पकड़ते हैं। आप एक पुलिस थाने में दरोगा हैं, आपके हल्के में, आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति चोरी करता है, वो व्यक्ति ए है, आपने उसको पकड़ लिया है। उसे पकड़ने के बाद आप न्यायालय के सामने हाजिर करेंगे। उसने बड़ी चोरी की है, सोने की बहुत भारी चोरी उसने की है एक ज्वेलरी शोरूम से, तो आप उसे
न्यायालय में ले जाते हैं। 24 घंटे के बाद, ये नियम है, गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको न्यायालय के सामने पेश करना है। अब जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और मुकदमा मान लीजिए उसका नाम ए है, तो मुकदमा चलेगा सरकार बनाम ए, यस, स्टेट वर्सेस ए। तो ये क्या है, सरकार मुकदमा लड़ेगी, सरकार से मीन्स राज्य मुकदमा लड़ेगा, इसलिए कहा जाता है स्टेट वर्सेस ए। और ये पूरी प्रक्रिया जो मुकदमे की होगी वो कहलाएगी अभियोजन, प्रोसिक्यूशन। आगे है इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच। जांच वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुलिस किसी अपराध का पता लगाती है और अपराध के बारे में जानकारी को इकट्ठा करती है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आता है। आगे है एविडेंस यानी कि सबूत। ये वो जानकारी है जो अदालत में एक अपराध के बारे में सच साबित करने के लिए पेश की जाती है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने काम किया है या इस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, ये अपराध नहीं किया है, वो कहलाएगा सबूत। इसमें जो आरोपी व्यक्ति है वो भी अपनी तरफ से सबूत पेश करेगा, पुलिस भी अपनी तरफ से, या पीड़ित जो है वो भी सबूत पेश करेगा। आगे है सजा। सजा वो दंड है जो अदालत किसी अपराधी को देती है, वो कहलाती है सजा। और अंतिम है हमारा अपील। अपील एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अदालत के जो फैसला है उसके खिलाफ ऊपर की अदालत में जा सकता है या उच्च अदालत में जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अहित हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यानी जिला अदालत से, उसके बाद वो दरवाज़ा खटखटाएगा माननीय उच्च न्यायालय। उसके बाद अगर उच्च न्यायालय से भी उसके राज्य से कुछ नहीं होता है तो फिर वो जा सकता है उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब बात करते हैं बीएनएस के बारे में। मूल बात पर हम अपनी आ जाते हैं। आप याद रखेंगे बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, उसमें कुल 20 अध्याय हैं और धाराएं हैं 358। आईपीसी में 23 अध्याय थे और धाराएं थी 511। अब धाराएं घट गई हैं, अध्याय भी घट गए हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल जो अध्याय हैं वो हैं 20 और धाराएं हैं 358। आगे चलते हैं। आगे भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति से जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और अगर इसके लागू होने की तिथि के बारे में बात की जाए तो ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था और आईपीसी को हटा दिया गया था, निरसित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। ये डेट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सवाल बन जाता है, और अगर ये डेट आपकी याद नहीं होगी तो आप एग्जाम में फिर इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये मैंने बता ही दिया कि ये 2023 में 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया था। 1 जुलाई 2024 को इसने आईपीसी का स्थान ले लिया था। किसने? बीएनएस ने। चलिए अब अध्याय और धाराओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। बीएनएस में मैंने आपको पहले ही बताया कुल अध्याय 20 हैं और धाराएं 358 हैं, और इसका जो ढांचा है वो आईपीसी के ही समान है। बीएनएस का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो आईपीसी के ही समान है, लेकिन इसमें कुछ नए अपराधों और दंडों को जोड़ा गया है, कुछ अपराधों को हटाया भी गया। देखिए वहाँ 511 धाराएं थी, अब आपके 358 है, तथा कुछ में चेंजेस किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं। चलिए अब इसके अध्यायों की सूची पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहला अध्याय जो है उसमें प्रारंभिक प्रावधान दिए गए हैं और पहले अध्याय में 1 से लेकर 3 तक धाराएं हैं। दूसरे अध्याय की बात की जाए तो इसमें दंड को परिभाषित किया गया, दंड के बारे में बताया गया है, और 4 से लेकर 13 तक कुल 10 धाराएं इसमें दी गई हैं। तीसरे अध्याय में सामान्य अपवाद दिए गए हैं, धारा 14 से लेकर धारा 44 तक इस अध्याय में है। अध्याय 4 में उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के बारे में बताया गया है, और ये धारा 45 से लेकर 62 तक है। अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं, और ये धारा 63 से लेकर 99 तक है। छठे अध्याय में मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के बारे में बात किया गया है, और ये धारा 100 से लेकर 144 तक है। अब बात करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध जो भी अपराध हैं उनको बताया गया है, और ये 147 से लेकर 158 तक है। अध्याय 8 की बात करते हैं, इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध हैं, और ये धारा 159 से लेकर धारा 168 तक है। अध्याय 9 की बात करते हैं। अध्याय 9 चुनाव से संबंधित अपराध हैं, धारा 169 से लेकर 177 तक। मैं एक छोटी सी बात आपको
और क्लियर कर देता हूँ। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जब आप संविधान पढ़ते हैं, तो वहाँ आपको मिलते हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। संविधान में धाराएं नहीं हैं और आईपीसी में आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। माफ़ कीजिएगा, बीएनएस में। आईपीसी मुझे बार बार याद आ जाता है क्योंकि आईपीसी अब तक था। आपके बीएनएस में धाराएं हैं, सेक्शन है, अनुच्छेद नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 10 की। अध्याय 10 में सिक्के, बैंक नोट, मुद्रा और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध दिए गए हैं और ये धारा 178 से लेकर 188 तक है। अब आ जाते हैं अध्याय 11 में। अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं और ये धारा 189 से लेकर 197 तक है। अब आ जाते हैं अध्याय 12 में। अध्याय 12 में लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध दिए गए हैं और ये धारा 198 से लेकर धारा 205 तक है। अब आ जाते हैं अध्याय 13 में। अध्याय 13 में लोक सेवकों की विधिक प्राधिकरण की अवमानना को बताया गया है और धारा 206 से लेकर धारा 226 तक है। अब आ जाते हैं हम लोग आपके अध्याय 14 में। 14 में दिया गया झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध, जो कि धारा 227 से लेकर 269 तक है। अब आते हैं अध्याय 15 में, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता के विरुद्ध अपराधों को बताया गया है और ये धारा 270 से लेकर धारा 297 तक है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है अध्याय 16। ये धर्म से संबंधित अपराध हैं, 298 से लेकर 302 तक। 17 में आते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं, धारा 303 से लेकर धारा 334 तक। 18 में आते हैं, 18 में है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध, यानी धारा 335 से 350 तक। अध्याय 19 की बात की जाए तो 19 में आता है आपराधिक धमकी, अपमान, उत्पीड़न, मानहानि। ये धारा 351 से लेकर 357 तक है। और धारा 358 यानी कि अध्याय 20, इसमें निरसन और बचत की बात की गई है बीएनएस को लेकर, यानी किस किस कानून को हटाया जा सकता है, किस किस कानून को बचाया जा सकता है। तो इस तरह हमने अभी बेसिक पढ़ा। कल से हम लोग पढ़ेंगे बीएनएस को पूरा प्रॉपर अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ। मैं आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी बीएनएस आपको बहुत आसानी से समझ आने वाली है।